नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग टीजीटी के एग्जाम के लिए, चाहे जेवीटी के एग्जाम के लिए, या फिर एचपीआरसी के और भी अपकमिंग एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम है, पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम है, पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 है, बाकी किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। देखिए, इस सीरीज में एक नई एडिशन जो है वो की गई है। ये जो हमारी सीरीज चलाई गई है उत्तीर्ण सीरीज, इसमें हम करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर जो है वो डिस्कस करते हैं। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जो है, जब ये सेक्शन खत्म हो जाएगा तो हमने जो है वो हिंदी इंग्लिश का सेक्शन भी यहाँ पर जो है वो ऐड किया है, ताकि उनका भी रिवीजन यहाँ पर हो सके, तो वो लास्ट में भी देखने को आपको मिलेगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोलते हैं रिसेंटली विच इंडियन एनजीओ हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू रिसीव द रैमन मैग्सेसे अवार्ड। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में जो है वो कौन सी भारतीय एनजीओ जो है वो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगठन जो है वो बन गया है। देखिए, एनजीओ में अगर हम बात करें तो पहला एनजीओ बना है ये, जिसको रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी 2025 में जो है वो दिया गया है। ये कौन सा इंस्टीट्यूशन बना है? ये बना है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिटेल से देखेंगे तब ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा आपको। यहाँ पर डिटेल से देखिए, बोलते हैं एक एनजीओ है ये एजुकेट गर्ल कर भी इसको बोलते हैं। वैसे तो ऑफिशियली इसको बोला जाता है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली, ये इसको ऑफिशियली बोला जाता है। वैसे एजुकेट गर्ल भी इसको बोलते हैं। अब इस एनजीओ में बोलते हैं क्या है, इसमें इसको जो है 2025 का जो है रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। जो इसका काम है, जो इसने जो है वो जो कल्चरल स्टीरियोटाइप में काम किया है, इसने एडवांसिंग गर्ल एजुकेशन में इसने काम किया है। इनकी लड़कियों को एजुकेट करने के लिए बेसिकली इन्होंने जो है वो काम किया है। जो एक स्टीरियोटाइप सोसाइटी की जो है सोच बन गई है, तो उसके अगेंस्ट भी इन्होंने काम जो है वो किया है। और बोलते हैं 2025 में जो बाकी अवार्डी हैं जिनको ये अवार्ड रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, उनमें दो और लोग जो हैं वो आते हैं। एक उसमें जो है वो साहिना अली आते हैं। साहिना अली, इनका नाम ध्यान रखना है, ये मालदीव्स के हैं और इनका जो एनवायरमेंटल वर्क है उसके लिए इनको जो है ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। एक है फ्लेवियानो एंटोनियो एल विलेन्यूवा, ये जो है वो है फिलीपींस के, और इनके जो एफर्ट्स हैं पुअर और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन होता है उसको अपलिफ्ट करने के लिए इनको जो है वो अवार्ड दिया गया। तो टोटल ये 3 जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, और 2 पर्सनालिटीज़ हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। टोटल 3 जगह ये अवार्ड दिया गया। रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो 1958 में जो है वो एस्टेबलाइज किया गया था। और अगर हम बात करें कि इंडिया में ये पहली बार किसको दिया गया था, फर्स्ट रैमन मैग्सेसे अवार्ड किसको दिया गया था, तो आचार्य विनोबा भावे को जो था वो ये दिया गया था। आचार्य विनोबा भावे का नाम आपने ध्यान रखना है, इनको जो था ये दिया गया था। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। ये फर्स्ट इंडियन थे जिनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो था वो दिया गया था। ठीक है, ये सब आपने रैमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में डिटेल से जान लिया। यहाँ पर बोलते हैं 67वां रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, मतलब अनाउंस कर दिया गया है। दिया ये 7 नवंबर 2025 को जो है हो जाएगा, और ये मनीला में जो है वो दिया जाएगा, मेट्रोपॉलिटन थिएटर में मनीला में जो है वो दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन बोलते हैं रिसेंटली इंडिया वॉन 2025 मेंस हॉकी एशिया कप बाय डिफीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। पहले ध्यान रखना है कि 2025 का ये जो मेंस हॉकी एशिया कप हुआ, ये किसके द्वारा जीता गया? ये जीता गया हमारे भारत के द्वारा। और भारत ने यहाँ पर किसको हराया? भारत ने यहाँ पर साउथ कोरिया को जो है वो हराया है। दूसरी बात आपने यहाँ पर ये भी ध्यान रखनी है कि मेंस हॉकी एशिया कप हुआ कहाँ पर है। मेंस हॉकी एशिया कप जो है वो बिहार के द्वारा जो था वो होस्ट किया गया था, मतलब इंडिया के बिहार में जो है ये हुआ। अभी देखिए, अभी इंडिया ने साउथ कोरिया को हराया है। अगर हम इसमें बात करते हैं मेंस हॉकी एशिया कप में, तो मेंस हॉकी एशिया कप में जो है जो हाईएस्ट बार जो कोई भी टीम जीत चुकी है वो साउथ कोरिया की टीम जीत चुकी है 5 बार। 5 बार साउथ कोरिया जो है वो इस जो है वो कप को जीत चुका है, ये जो मेंस हॉकी एशिया कप है। अगर हम अपने भारत की बात करते हैं तो भारत इस टाइटल को जो है वो 4 बार जो है वो जीत चुका है। इंडिया इसको 4 बार जो है वो जीत चुका है। अभी 2025 में जीता, तो टोटल पहले तो 3 बार था, अब 2025 में इंडिया के द्वारा फिर से जीता गया है इसको, तो 4 बार टोटल जो है वो जीत गया है। उसके बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने इस टाइटल को जो है वो 3 बार जो है वो जीता है। तो ये आपने ध्यान रखना है इसके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये इंडिया में ही होस्ट किया गया था, इंडिया में ही ऑर्गेनाइज किया गया था, और इंडिया ही इसको जीत गया है। इंडिया ने साउथ कोरिया को, जो कि हाईएस्ट बार इसको जीत चुकी है, उसको जो है वो हराया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग वॉन यूएस ओपन मेंस सिंगल टाइटल। तो बोलते हैं कि यूएस ओपन मेंस सिंगल टाइटल जो है वो किसके द्वारा जीता गया है।
देखिए ये जो यूएस ओपन मेंस सिंगल टाइटल है 2025 का, ये भी हो गया है और ये जीता गया है मेंस की कैटेगरी में कार्लोस अल्काराज के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है। कार्लोस अल्काराज जो है वो स्पेनिश प्लेयर हैं, ये स्पेन के जो है वो प्लेयर हैं, ये भी ध्यान रखना है कौन सी कंट्री के प्लेयर हैं, स्पेन कंट्री के जो है ये प्लेयर हैं। दूसरा आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कि कार्लोस अल्काराज ने जो है वो यहाँ पर हराया किसको है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कि हराया किसको गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन में ही देखिए आप, जिनको हराया गया है उनका नाम भी ऑप्शन में दिया गया है। जेनिक सिनर को जो है वो हराया है, इनको जो है वो हराया गया है, इनका नाम ध्यान रखना है, इनको हराया गया है कार्लोस अल्काराज के द्वारा। अब अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स की, तो अगर हम यूएस ओपन ही देखते हैं तो कार्लोस अल्काराज के द्वारा मेंस श्रेणी में जीता गया है। महिलाओं की श्रेणी में ये अरेना सबलेंका के द्वारा जो है वो जीता गया है। किसके द्वारा? अरेना सबलेंका के द्वारा ये टाइटल जीता गया है। और अरेना सबलेंका जो है वो कहाँ से संबंध रखती हैं, कौन सी कंट्री की ये प्रोफेशनल प्लेयर हैं? बेलारूस की जो है ये प्रोफेशनल जो है वो प्रोफेशनल प्लेयर है। अब हम बात करते हैं जो टेनिस के अलग अलग टाइटल होते हैं। देखिए टेनिस के जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन कप हो गया, ये सारे हमने पढ़ रखे हैं, तो इनकी बात करते हैं। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की जो है वो बात करते हैं। ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट है ये किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है जेनिक सिनर के द्वारा। जेनिक सिनर ने जो है वो मेंस कैटेगरी में जो है उसको जीता है। जेनिक सिनर कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं? तो ये इटली के लिए जो है वो खेलते हैं, इटली के ये प्रोफेशनल प्लेयर हैं। अगर हम वुमेन्स कैटेगरी में बात करते हैं तो मेडिसन कीज के द्वारा जो है ये जीता गया है। मेडिसन कीज जो है वो अमेरिका के लिए ही जो है वो खेलती हैं, ये अमेरिका के लिए खेलती हैं। फ्रेंच ओपन की बात करें, फ्रेंच ओपन के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज आपने एक ध्यान रखनी है कि फ्रेंच ओपन जो है ना, इसको जो है वो रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं कि किस टाइटल को, किस कप को जो है वो रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है, तो वो फ्रेंच ओपन को जाना जाता है। फ्रेंच ओपन 2025 का कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है। कार्लोस अल्काराज की बात हम ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं कि ये स्पेन के जो है वो प्लेयर हैं और इनके द्वारा ही जो है वो यूएस ओपन भी जीता गया है। और अगर हम बात करते हैं फ्रेंच ओपन की महिलाओं की श्रेणी में, तो कोको गॉफ के द्वारा जो है वो जीता गया है महिलाओं की श्रेणी में। कोको जो है वो कौन सी कंट्री के लिए खेलती हैं? तो वो हमने अभी देखा कि जैसे मेडिसन अमेरिका के लिए खेलती हैं, तो कोको गॉफ जो है वो ये भी जो है वो अमेरिका के लिए ही जो है वो खेलती हैं। और विंबलडन कप की अगर हम बात करते हैं, विंबलडन कप की, तो विंबलडन कप किसके द्वारा जीता गया है? विंबलडन कप 2025 का जो है वो जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया है मेंस कैटेगरी में। जेनिक सिनर की हमने बात की कि इटली के लिए जो है वो खेलते हैं, ये हमने देखा था। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इनके द्वारा ही जीता गया था। वो मेंस सिंगल जो है ये ईगा स्वीटेक के द्वारा जो है वो जीता गया है। अब ईगा जो है वो कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं? तो पोलैंड के लिए ये खेलती हैं, पोलिश प्लेयर हैं, ये पोलैंड कंट्री के लिए जो है वो खेलती हैं। तो ये हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा जाता। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे 100% श्योरिटी के साथ किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होंगे ही होंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन अगस्त 2025 संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एससीओ बोलते हैं, समिट वाज हेल्ड इन विच चाइनीज सिटी। तो बोलते हैं कि एससीओ समिट जो अभी हुई, एससीओ समिट जो है वो कौन सी चाइनीज सिटीज में जो है वो हुई। अभी देखो यूएस के द्वारा टैरिफ लगाए गए, फिर प्रेसिडेंट मोदी ने भी थोड़ा ऐसे ओपनली रिएक्ट नहीं किया, परंतु उन्होंने क्या किया, एससीओ में जाकर भाग लिया। अब एससीओ में जाकर भाग लिया मतलब वो चाइना के थोड़े से नजदीक जा रहे हैं। तो एससीओ की हम बात करते हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2025 की जो अगस्त में समिट हुई वो हुई तेंजिन सिटी में। तेंजिन सिटी में ये हुई, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। चाइना की ये सिटी है जहां पर ये जो है वो हुई। अब एससीओ की अगर हम बात करते हैं तो एससीओ के मेंबर, इसकी स्थापना कब की गई थी, वो सब बातें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। अगर हम पहले बात करें कि एससीओ की स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 2001 में जो है वो एससीओ की स्थापना जो था वो की गई थी। अब इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में जो है वो स्थित है। चाइना के बीजिंग में एससीओ का हेडक्वार्टर जो है वो आता है। इसमें जो मेंबर कंट्रीज आती हैं वो ऑफिशियली 10 मेंबर कंट्रीज जो है वो इसमें आती हैं। 10 मेंबर्स कंट्री में इसमें एक तो अपना इंडिया इसका मेंबर जो है वो आता है। इंडिया के अलावा जो है वो चाइना इसका मेंबर जो है वो आता है। प्रेसिडेंट मोदी जब गए थे तो वो रशिया के साथ भी वहां पर जाकर मिले थे, तो रशिया इसका मेंबर जो है वो आता है। बहुत सारी रील्स वायरल हुई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की भी, तो पाकिस्तान भी जो है वो इसका मेंबर जो है वो आता है। पाकिस्तान भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो बेलारूस एक कंट्री है, बेलारूस इसकी मेंबर है। बेलारूस के अलावा जो है वो ईरान भी इसका नया मेंबर बना है। कजाकिस्तान जो है वो इसका मेंबर बना है, पहले से ही था। किर्गिस्तान जो है वो इसका मेंबर है, किर्गिस्तान आपने ध्यान रखना है। तजाकिस्तान आपने ध्यान रखना है, तजाकिस्तान के अलावा जो है वो उज्बेकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान आपने ध्यान रखना है, ये इसका मेंबर जो है वो है। टोटल 10 कंट्रीज हमने पढ़ी, ये टोटल 10 कंट्रीज हैं जो कि एससीओ के मेंबर हैं। एससीओ की स्थापना, एससीओ का हेडक्वार्टर, वो सब कुछ जो है वो आपने यहाँ से जान ही लिया है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज न्यू जीएसटी स्लैब स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस्ड इन सितंबर 2025। तो बोलते हैं सितंबर 2025 में पेश किए गए जीएसटी के नए स्लैब्स। तो बोलते हैं ये नए स्लैब जो है वो क्या क्या है, अब कितना % जीएसटी जो है वो होगा। देखिए आमतौर पर जो हम पढ़ रहे हैं अभी, तो वो हम ये पढ़ रहे हैं कि 5% और 18% जो है वो जीएसटी की नई स्लैब जो है वो बनाई गई हैं। परंतु जब जीके पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ेंगे ना, तो आप प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी की जो नई स्लैब्स बनाई गई हैं वो कौन कौन सी स्लैब जो है वो बनाई गई हैं। देखिए जीएसटी की नई स्लैब्स एक 5% वाली बनाई गई है, एक बनाई गई है 18% वाली स्लैब, और एक साथ में 40% वाली स्लैब भी जो है वो अभी बनाई गई है। 5%, 18% और 40%, ये ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। देखिए ये जो 40% वाली स्लैब बनाई गई है, ये एक स्पेशल स्लैब जो है वो बनाई गई है, स्पेशल रेट रखा गया है। ये सिन गुड्स के ऊपर होगा जो अच्छी नहीं मानी जाती, जैसे कि टबैको वगैरह, तंबाकू हो गया, इनको अच्छा ज़्यादा नहीं मानते, इनके ऊपर होगा। और बहुत ही लग्जरी आइटम्स जो होते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, याच होते हैं, बहुत ही महंगी महंगी कारें होती हैं, उनके ऊपर ये जो है वो ये स्लैब जो है वो लगेगी। परंतु आमतौर पर जो पढ़ा जा रहा है वो यही पढ़ा जा रहा है कि 5% और 18% जो है जीएसटी की नई स्लैब जो है वो होंगी। अब ये चीज़ें कहाँ कहाँ पर होंगी, अगर देखिए हम बात करते हैं, जो स्टेशनरी आइटम आती थी पहले, मैप आते थे, चार्ट आते थे, उनके ऊपर जो है वो 12% जीएसटी लगता था। पेंसिल शार्पनर, पेंसिल आती थी, शार्पनर, नोटबुक आते थे, एक्सरसाइज बुक्स आती थी, इनके ऊपर 12% जीएसटी लगता था। अब इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। इरेजर वगैरह जो है वो इनके ऊपर भी जीएसटी जो है वो नहीं लगाया जाएगा। हैंडक्राफ्ट जो होते थे उनके ऊपर पहले 12% जीएसटी जो था लगता था, अब उनके ऊपर 5% जीएसटी जो है वो लग जाएगा। मेटालिक लेदर जो होते हैं, पेटेंटेड लेदर जो होते हैं, उनके ऊपर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब 5% जीएसटी जो है वो उनके ऊपर लगेगा। और जैसे सीमेंट, जूट के जो सीमेंट हो गया, जूट के जो पार्टिकल बोर्ड होते हैं, बैगेजेस होते हैं, राइस हस्क होते हैं, उनके ऊपर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब 5% जीएसटी जो है वो उनके ऊपर लगेगा। तो इतना आप ध्यान रखिए यहाँ पर कि कितना % जीएसटी जो है वो किसके ऊपर जो है वो लगेगा। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रख लिया। इतना एग्जाम में तो स्पेसिफिक वे में नहीं पूछा जाएगा कि किसके ऊपर कितना जीएसटी लगेगा, परंतु जीएसटी की स्लैब्स हमने देख ली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एचपीआरसी के टीजीटी एग्जाम के लिए, एचपीआरसी के जेबीटी एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। ये टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी करने वाली है, आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप देने वाली है, प्रॉपर रिवीजन आपका करवाने वाली है। अगर आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में इसके लिंक दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट टॉप इन NIRF रैंकिंग 2025। ये NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इसको बोलते हैं। NIRF रैंकिंग 2025 की निकाली गई है। इसमें टॉप किस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है वो किया गया है, सबसे पहला स्थान जो हासिल किया गया है वो किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। IIT मद्रास ने जो है वो यहाँ पर टॉप स्थान जो है वो हासिल किया है। अगर हम बात करते हैं इसी रैंकिंग की, अब देखिए इस रैंकिंग की हम बात करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि किसके द्वारा कौन सा रैंक जो है वो यहाँ पर हासिल किया गया है। IIT मंडी की हम बात करें तो IIT मद्रास की अगर हम बात करें तो IIT मद्रास के द्वारा जो है वो पहला रैंक हासिल किया गया है। अगर हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की बात करते हैं तो उसके द्वारा दूसरा रैंक हासिल किया गया है, और तीसरा रैंक IIT बॉम्बे के द्वारा जो है वो यहाँ पर प्राप्त किया गया है, तीसरा रैंक। और IIT जो दिल्ली है, IIT दिल्ली जो है वो उसके द्वारा चौथा रैंक, और IIT कानपुर के द्वारा 5वां रैंक हो गया, IIT खड़गपुर के द्वारा 6ठा रैंक हो गया, IIT रुड़की के द्वारा जो है वो 7वां रैंक हो गया, और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के द्वारा 8वां रैंक यहाँ पर हासिल किया गया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है उसके द्वारा 9th रैंक, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है वो 10th रैंक जो है वो हासिल किया गया है। तो ये आपने NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग जो है वो देख ली। NIRF की जो रैंकिंग है 2025 की, किस इंस्टीट्यूट को कौन सा रैंक दिया गया है वो आपने विस्तृत वे में, विस्तृत जानकारी जो है उसके बारे में आपको मिल गई। यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपका सही ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अनुतिन चारनविराकुल हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो अनुतिन चारनविराकुल जो है वो अभी नए जो है वो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। बोलते हैं ये कौन सी कंट्री के प्रधानमंत्री जो है वो बनाए गए हैं, इनको किस देश का प्रधानमंत्री जो है वो चुना गया है। तो अनुतिन चारनविराकुल को जो है वो नया प्रधानमंत्री चुना गया है थाईलैंड का। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, थाईलैंड की अगर हम बात करें तो इससे पहले जो थाईलैंड के प्रधानमंत्री होती थी वो लेडी होती थी, और वो सिर्फ 1 साल तक रह पाई। उनका नाम था पेंटोग
टॉर्न सिनावात्रा, परंतु वो 1 साल तक रह पाई। और दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पर कि थाईलैंड की करेंसी, थाईलैंड की कैपिटल, थाईलैंड की कैपिटल जो है बैंकॉक जो है वो आती है, बैंकॉक आपने ध्यान रखना है। दूसरी इसकी जो करेंसी आती है वो थाई भट जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आती है, थाई भाट आपने ध्यान रखना है, ये इसकी करेंसी जो है वो आती है। तो थाईलैंड के बारे में बेसिक सी जानकारी, थाईलैंड की करेंसी, थाईलैंड की कैपिटल, बाकी नए जो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं उनके बारे में तो आपने जान ही लिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे स्टैटिकल रिपोर्ट 2023 व्हाट इज इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसको TFR भी बोलते हैं कि जो नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण का सांख्यिकी रिपोर्ट है उससे 2023 की रिपोर्ट ये अभी आई है। बोलते हैं इसके अकॉर्डिंग जो भारत का कुल प्रजनन दर है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो जो है वो कितनी रही है। अगर हम टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है और कितनी भारत की रही है ये, तो भारत की रही है ये 1.9%। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। टोटल फर्टिलिटी रेट जो होती है उसका मतलब होता है कि एक महिला अपने जीवन में जो है वो एवरेज कितने बच्चों को जो है वो जन्म देती है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ये बड़े सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब जो है वो क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देगी, ठीक है, उनका पता चलता है। और भारत की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.9 आंकी गई है। अगर हम बात करते हैं इंडिया की क्रूड बर्थ रेट के बारे में, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 पीपल, ठीक है, इन द पॉपुलेशन इन अ ईयर, तो ये होता है क्रूड बर्थ रेट। बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट इंडिया की जो है डिक्लाइन हुई है, कम हुई है 0.7 पॉइंट। ये पहले जो है वो 2022 में जो था वो 19.1 थी, अभी 2023 के डाटा के अनुसार ये 18.4 हो गई है। तो क्रूड बर्थ रेट भी आपसे पूछी जा सकती है कि क्या होती है और इंडिया की कितनी है। और बात करते हैं इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट की, तो वो तो गिर गई है, वो 1.9 जो है वो 2023 में आई है। अगर हम सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे स्टैटिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इससे पहले 2021 और 2022 में ये 2.0 जो था वो हुआ करती थी, अभी ये 2.0 से गिरकर 1.9 तक जो है वो आ गई है। तो इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से आपने क्रूड बर्थ रेट आपने ध्यान रखना है, टोटल फर्टिलिटी रेट आपने ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट डाटा है ये। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट फुली इंडिजिनियस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च्ड एट सेमिकॉन इंडिया 2025। तो बोलते हैं सेमिकॉन इंडिया 2025 में लॉन्च किए गए भारत के पहले पूरी तरह से स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है। तो इसको नाम दिया गया है विक्रम 3201। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। विक्रम 3201 इसको नाम दिया गया है और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है कि ये पूरी तरह से जो है वो स्वदेशी है, पूरी तरह से जो है वो इंडिजीनियस है। विक्रम 3201 जो है वो फुली मेक इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर जो है वो है। अगर हम बात करते हैं कि डेवलप किसके द्वारा किया गया, तो इसरो के द्वारा जो है वो उसको डेवलप किया गया है, ये भी ध्यान रखना है आपने। इसरो की स्थापना कब की गई थी, काफ़ी टाइम से रिवाइज भी नहीं हुआ है। अगर हम इसरो की स्थापना की बात करते हैं कि इसरो की स्थापना कहाँ पर की गई, कब की गई थी, 1969 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। अगर हम इसरो के बारे में कुछ और भी याद रखना चाहें तो इसरो का हेडक्वार्टर भी जो है वो ध्यान रख सकते हैं। इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु कर्नाटक में जो है वो आता है और 1969 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। ये बेसिक क्वेश्चन जो है वो बनता है। अभी ना एक एग्जाम हुआ था तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछ लिया गया था, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि चंद्रयान 3 के द्वारा लैंड किया गया है तो उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है जहां पर वो चंद्रयान 3 जाकर लैंड किया है। तो उसको जो है वो शिव शक्ति पॉइंट जो है वो उसको नाम जो है वो दिया गया है। और आपने ध्यान रखना है जब चंद्रयान 3 जो है वो लैंड किया वहां पर जाकर तो 23 अगस्त का दिन था। 23 अगस्त को जो है वो इंडिया ने जो है वो नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा भी जो है वो की है। तो नेशनल स्पेस डे जो है वो कब मनाया जाता है, ये भी तो क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो नेशनल स्पेस डे जो है वो 23 अगस्त को जो है वो हर साल जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल स्पेस डे का क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। साथ में अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 रिपोर्ट विच स्टेट रिकॉर्ड अ लॉस ऑफ 8.2 ईयर इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यू टू एयर पोल्यूशन। तो बोलते हैं कि वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार बोलते हैं वायु प्रदूषण के कारण किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जीवन की जो प्रत्याशा है वो 8.2 वर्ष का नुकसान उसमें दर्ज किया गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब यह है कि एक व्यक्ति कितना जो है वो जी सकता है। आप किसी भी सिटी में रहते हैं तो वहाँ की किसी भी कंट्री में रहते हैं या फिर वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो अपनी अपनी होगी। तो अभी 8.2 साल का जो है वो गिरावट देखने को मिला है दिल्ली में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन है उसके कारण, दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के कारण जो है वो 8.2 ईयर की जो है वो गिरावट देखने को मिली है इस लाइफ एक्सपेक्टेंसी में।
थोड़ा डिटेल से जो है वो जानते हैं। एयर पॉल्यूशन देखो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या तो है ही है। इंडिया में जो हेल्थ थ्रेट है उसके लिए भी जो है वो मेजर इशू है ये। और अगर हम बात करते हैं कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है इंडिया की, तो वो 3.5 ईयर जो है वो उसमें गिरावट देखने को जो है वो मिली है अभी। अब देखो यहाँ पर ना इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, इस आर्टिकल में ये तो डाटा नहीं दिया गया था, परंतु वैसे अगर हम बात करते हैं आमतौर पर कि कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो हमें पहले के डाटा के अकॉर्डिंग जो है वो पता चलता है, वो 72 ईयर जो है वो पता चलता है कि ये इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो है। अगर हम बात करते हैं पूरे स्टेट में, पूरी कंट्री में, तो पूरी कंट्री में जो है दिल्ली एनसीआर ऐसा है जहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा हिट जो है वो एयर पॉल्यूशन ने किया है और 8.2 ईयर का जो है लॉस देखने को जो है वो मिला है। और दूसरे नंबर पर जो है वो बिहार आता है। बिहार में 5.6 ईयर का लॉस जो है वो देखने को मिला है। हरियाणा में 5.3 ईयर का लॉस जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में देखने को मिला है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में ये लॉस देखने को मिला है 5 साल का। तो इस तरह से जो है वो ये लॉस हमें जो है वो देखने को मिला है। जो इंसान आमतौर पर जी सकता है वो 5 साल और कम हो गए, कहीं पर 5.3, कहीं पर 8.2, वो एयर पॉल्यूशन के कारण जो है वो ये ईयर जो है वो कम हुआ है। तो इतना सब आपने जो है वो यहाँ से बेसिक ध्यान रखना है। बाकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का भी डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया कि आमतौर पर इंडिया में 72 ईयर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ये जो बताया डाटा मैंने आपको 72 ईयर वाला, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग जो है वो बताया है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में जो है वो ऑफिशियली जो है वो उसको जो है वो मेंशन किया गया है। चलिए जी, ये सब हमारा यहाँ से क्लियर होता है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है अब नेक्स्ट जो सेक्शन चलता है हमारा, वो इंग्लिश हिंदी का सेक्शन जो है वो चलता है। और इंग्लिश हिंदी के टॉपिक जो है हम देखेंगे यहाँ पर। आज वैसे हमने हिंदी इंक्लूड नहीं की थी, परंतु आज से हिंदी भी जो है वो इंक्लूड कर दी गई है। सबसे पहले बोलते हैं एंटोनियम, इनके अपोजिट मीनिंग जो है वो बताना है एरोगेंट का। एरोगेंट क्या होता है? एरोगेंट बोलते हैं कि ये बड़ा एरोगेंट है यार, बड़ा अभिमानी है, बड़ा घमंडी है, बड़ा हट्टी है, ऐसे बोलते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर क्रीपी। क्रीपी का मतलब जो है वो क्या होता है? अगर हम क्रीपी के मतलब की बात करते हैं कि क्रीपी जो है वो क्या होता है, तो क्रीपी का मतलब आ जाता है कि बड़ा ही जो है वो सनसनी डाल देने वाला या फिर रेंगने वाला कह लीजिए आप। क्रीपी है, बड़ा रेप्टाइल सा है थोड़ा, तो वैसा जो है वो क्रीपी का मतलब जो है वो हो जाता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर हमारे पास दिया गया है वो दिया गया है क्लमसी। क्लमसी का मतलब जो है वो क्या होता है? क्लमसी का मतलब भी आपने ध्यान रखना है। इसका मतलब जो है वो होता है कि बड़ा ही अनाड़ी टाइप का बंदा है, बड़ा ही जो है वो भद्दा टाइप का बंदा है, ये इसका हो जाता है। और एवरेज का तो आपको पता है कि एवरेज का मतलब जो है वो क्या होता है? एवरेज का मतलब है औसत कह लीजिए, सामान्य कह लीजिए, एवरेज का वो मतलब होता है। उसके बाद हम्बल दिया गया है। हम्बल का मतलब होता है बड़ा ही नमर है, वो बड़ा ही नमर टाइप का व्यक्ति है, वो हो जाता है। तो एरोगेंट का एरोगेंट हो गया घमंडी और हम्बल हो गया बड़ा ही नमर। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर एंटोनियम जो है वो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। बोलते हैं इट इज, यहाँ से स्टार्ट होता है, इट इज सिन अगेंस्ट गॉड एंड ह्यूमैनिटी टू डैश प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप। तो यहाँ पर बोलते हैं इट इज सिन, सिन का मतलब होता है पाप। ये बोलते हैं पाप है अगेंस्ट गॉड एंड ह्यूमैनिटी, भगवान और इंसानियत के नाते, टू डिस्क्रीट प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप। डिस्क्रीट का मतलब होता है अपवित्र, अपवित्र करना इसका मतलब होता है। ऑप्शन बी जो है वो डिस्क्रीट जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। तो ये भी पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है। अपवित्र मतलब जो है वो इसका होता है। आगे बोलते हैं टू बियर द पाम। टू बियर द पाम में आपको ईडियम जो है वो इसका बताना है। ये ईडियम दिया गया है टू बियर द पाम। तो टू बियर द पाम ईडियम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू विन, जीत जाना जो है वो इसका मतलब जो है वो होता है। टू विन इसका मतलब होता है ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो गया। आगे बोलते हैं साइनोनियम बताना है। साइनोनियम में जो है वो अबेंडन जो है वो आपके पास दिया गया है। पहले पता होना चाहिए अबेंडन का मतलब जो है वो होता क्या है। अबेंडन की बात करें तो अबेंडन मतलब छोड़ देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, अबेंडन को जो है वो बोलते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है फॉरसेक। फॉरसेक क्या होता है? अगर हम फॉरसेक की बात करते हैं तो ये भी होता है त्याग देना। फॉरसेक होता है त्याग देना, स्ट्रांग होता है कठोर। और चेरिश की अगर हम बात करें कि चेरिश क्या होता है, तो चेरिश का मतलब जो है वो होता है मतलब पोषना या फिर लालन पालन करना, इस तरह से इसको बोल देते हैं। मॉडिफाई की अगर हम बात करते हैं तो मॉडिफाई का तो सामान्य सा मतलब है। मॉडिफाई का मतलब जो है वो होता है उसको सुधार देना, यानी कि उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कर देना, उसमें सुधार कर देना। ठीक है, तो अबेंडन का साइनोनिम सिमिलर मीनिंग हो जाएगा फॉरसेक। फॉरसेक भी छोड़ देना, त्यागना ही होता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन हु इज नॉट इजीली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, कि ऐसा इंसान जो किसी चीज़ से आसानी से प्रसन्न नहीं होता, उसको जो है वो क्या बोलेंगे? ठीक है, ऐसा इंसान जो आसानी से किसी से प्रसन्न नहीं होता,
उसके लिए जो है वो फास्टिडियस वर्ड का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। फास्टिडियस का मतलब होता है नकचड़ा टाइप का, फास्टिडियस होता है नकचड़ा टाइप का, तो ये नकचड़ा फास्टिडियस आपने ध्यान रखना है। ये मतलब बताने का इनका ये है कि हिंदी में मैं मीनिंग बता रहा हूँ कि ताकि साइनोनियम एंटोनियम कुछ पूछे जाएं तब भी आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव वे से तैयारी करना बहुत हेल्प इंपॉर्टेंट है, तो कॉम्प्रिहेंसिव वे से ही चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। आगे बोलते हैं खिन का विलोम शब्द आपको बताना है। खिन का मतलब विलोम शब्द होता है प्रसन्न, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। खिन का मतलब होता है, खिन का जो विलोम होता है वो प्रसन्न होता है, तो प्रसन्न मतलब खुश, आनंदित, और खिन दुखी हो गया, चिंतित हो गया, नाराज हो गया, वो हो गया। आगे बोलते हैं विष्णु शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए, तो विष्णु शब्द का पर्यायवाची जो है वो क्या आ जाएगा। विष्णु का अगर हम पर्यायवाची देखते हैं कि विष्णु का पर्यायवाची जो है वो क्या क्या होगा, तो इसके पर्यायवाची में जो है वो जनार्दन इसका पर्यायवाची आ जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। अदरवाइज विष्णु के पर्यायवाची नारायण भी होता है, हरि भी होता है, माधव होता है, दामोदर होता है, जनार्दन होता है, विशंबर होता है, लक्ष्मीपति होता है, गोविंद भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ये आपने विष्णु का पर्यायवाची ध्यान रखना है यहाँ से। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 6 महीने का समय उपरोक्त वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए, तो 6 महीने के समय के लिए आपको वाक्यांश जो है वो चुनना है। ठीक है, 6 महीने का समय, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, उसको बोलते हैं छमाही। छमाही कैसे लिखा जाता है, देखो छठवां तो नहीं होगा, छमाही ऐसे नहीं लिखा जाता, छमाही ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। छठी ए भी नहीं होगा, छमाही कैसे लिखते हैं वो भी पता होना चाहिए। बोलते हैं इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है, कौन से वाक्य ऐसा है जिसमें गलती नहीं है, तो मोहन का व्यवहार अच्छी नहीं है, ये तो है त्रुटि इसमें, ये नहीं होगा। मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, ये हो सकता है। आपकी बातें बहुत मीठा है, ये भी नहीं होगा। तुम्हारा गांव किसका है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, ये इसका होगा। आगे बोलते हैं संस्कृत शब्द राजन, राजन का शुद्ध स्त्रीलिंग जो है वो चुनिए, तो राजन का जो शुद्ध स्त्रीलिंग होगा वो होगा क्या, राज्ञी। राज्ञी इसका मतलब होगा, लिखते ऐसे हैं, ये देख लेना कैसे लिखते हैं, राज्ञी ऐसे जो है वो लिखते हैं। संस्कृत शब्द है ये राजन, इसका शुद्ध स्त्रीलिंग हमने जो है वो यहाँ पर जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप इन खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम 2025। तो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम या फिर वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है ये, इसमें जो है वो टॉप किसने किया है वो आप कमेंट कर बताएंगे। इससे पिछला जो एडिशन था उसमें हमने पहला क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस किया था और पीडीएफ भी टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दी गई थी। इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर आपको टाइमली मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर watching and listening it very patiently.